नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 3 हिमालय की बेटियां, जिसके कवि हैं श्रीमान नागार्जुन। पहले थोड़ा सा नागार्जुन के बारे में जीवन परिचय हो जाए। नागार्जुन हिंदी के महान कवि थे। इनका जन्म 1911 में मधुबनी जिले के सतलका क्षेत्र में हुआ, जो कि इनका ननिहाल था, और इनका वर्तमान गांव था दरभंगा जिले का तरौनी क्षेत्र, यानी ये दरभंगा जिले के तरौनी क्षेत्र में पले बढ़े। इनके पिता का नाम था गोकुल मिश्र और माता का नाम था उमा देवी। इनको हिंदी और मैथिली भाषा का विशिष्ट ज्ञान था। इन्होंने हिंदी और मैथिली भाषा में बहुत सारी रचनाएं भी की। इनको मैथिली के पत्रहीन नग्न गाज पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा भी गया। इन्होंने हिंदी साहित्य में युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, बाबा बटेश्वर नाथ जैसी कई रचनाएं की और हिंदी साहित्य जगत में अपना योगदान दिया। इनका नागार्जुन नाम तो बाद में पड़ा। इनका सही नाम है वैद्यनाथ मिश्र। आइए पढ़ते हैं वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन द्वारा लिखित पाठ हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां में आपको पता है हिमालय एक पर्वत है और उससे निकलने वाली बेटियां कौन है? यहाँ पर नदियाँ। नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं उनको हिमालय की बेटियां बताया गया है, क्योंकि जो ये कवि है इन्होंने हमेशा नदियों को मैदानों में बहते हुए देखा। कभी इन्होंने पहाड़ों से नदियों को बहते हुए देखा ही नहीं। लेकिन एकाएक ये जब हिमालय पर जाते हैं और वहाँ से नदियों को जिस तरीके से बहते हुए देखते हैं तो ये नदियों का मानवीकरण करते हुए इस पाठ की रचना करते हैं। ये उनके द्वारा लिखा गया एक निबंध है, यानी निबंध का अर्थ होता है पूरी तरह से बंधी हुई रचना। यानी इन्होंने जो ये निबंध लिखा है इसमें क्रमबद्धता और स्पष्टता और विचारों को व्यक्त करना, स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। कर्म रूप और कर्म से स्पष्ट रूप से विचारों को व्यक्त करना ही निबंध कहलाता है। ये है उनके द्वारा निबंध हिमालय की बेटियां। आइए पढ़ते हैं हम। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। उन्हें किन्हें? यहाँ पे नदियों के लिए हैं। बड़ी गंभीर और शांत अपने आप में खोई हुई लगती थी। यानी कवि कहता है अभी तक मैंने नदियों को दूर से ही देखा था, वह बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। यानी वो गंभीरता से, आराम से अपने आप में अपनी मस्ती में बहती हुई उन्हें लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा भाव थे। यानी वो उनको कैसी लगती? संभ्रांत यानी सभ्य और शिष्ट महिला के जैसी लगती। और नदियों के लिए उनके मन में क्या थे? आदर और श्रद्धा भाव थे, क्योंकि वो उनको एक शिष्ट और सुसंस्कृत महिला की भांति देखता है। और माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। यानी कवि कहता है उसने हमेशा नदियों को मैदानों में देखा, तो वो क्या करता? जैसे माँ की गोद में, मौसी की गोद में, दादी की गोद में और मामी की गोद में बच्चे कैसे खेलते हैं, वैसे ही वो उस नदियों में खेलते रहते, डुबकियां लगाए करते। यानी उनको कैसा प्रतीत होता जब वो उसकी नदियों की गोद में खेलते या नदियों में डुबकियां लगाते? उनको ऐसा प्रतीत होता कि जैसे मैं मेरी माँ, दादी या मामी की गोद में खेल रहा हूँ। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और ही रूप में सामने थी। यानी अब क्या होता है, कवि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। जो ये थे ना नागार्जुन, ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। और ये आपको पता हो तो यात्री नाम से, मैथिली में भी यात्री नाम से रचनाएं भी करते थे। यानी ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, तो घूमते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं? एक समय में ये हिमालय पर पहुँच जाते हैं, हिमालय के कंधों पर, यानी हिमालय की चोटियों पर पहुँच जाते हैं। और कहते हैं कुछ और ही रूप सामने था। यानी जब इन्होंने नदियों को देखा तो समतल मैदान में बहते हुए देखा तो बिल्कुल शांत और गंभीर थी। लेकिन अब जो वो पहाड़ों से नदियों को बहते हुए देखता है तो देखिए किस तरीके से वो नदियों का मानवीकरण करते हैं। और कहते हैं मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना,
यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। यानी गंगा यमुना सतलुज कहाँ से निकलती है? हिमालय की पहाड़ियों से, दुबली पतली। आपको पता है पहाड़ी क्षेत्र उबड़ खाबड़ होता है, तो कोई धारा किधर से निकलेगी, कोई धारा मोटी होगी, कोई पतली होगी, तो ये अलग अलग तरह से हिमालय से बहकर मैदानों में क्या हो जाती थी? फैल जाती थी, यानी समतल हो जाती थी। उस समय इनको ये दुबली पतली होती थी जब पहाड़ों से बहती, और समतल मैदान में जाकर वापस मिलकर एक हो जाती थी। ये विशाल हो जाती थी, बड़ी हो जाती थी। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। क्योंकि अब कवि कहाँ खड़ा है? हिमालय की चोटियों पर। तो वहाँ पर वो किस तरीके से नदियों को देखता है? कल कल करते हुए बहती है, चंचल होती है नदियाँ, हंसती हुई, खेलती हुई, कूदती हुई वहाँ पर। यानी जब वो पहाड़ों से गिरेगी तो उनका जो कल कल की आवाज़ है, कल कल की आवाज़ उनको कैसी लगती है? जैसे नदियाँ हंस रही हो और बहते हुए, कभी मोटी कभी पतली। और क्या कहता है कवि कि ये उछलना और कूदना जैसे पहाड़ों से आगे पीछे होती है, जैसे आगे आगे बढ़ती जाएगी, पहाड़ उबड़ खाबड़ आएंगे तो कहीं पे उछाल भी आता है, कूदना भी होता है। तो ये चंचल लड़की की तरह उछलती कूदती हुई और हंसती हुई उल्लास, हंसता हुआ उनका उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? कहाँ जाकर? यानी समतल मैदान में जब ये चली जाती है तो इनका उल्लास, हंसना, खेलना, वो सब कहाँ गायब हो जाता है। यानी कवि कहना चाहता है कि जब नदियाँ पहाड़ों से बहती है तो ये हंसती हुई, खिलखिलाती हुई, नाचती और कूदती हुई बहती है, लेकिन जैसे ही समतल मैदान में जाती हैं तो ये शांत और गंभीर हो जाती हैं। यहाँ पर नदियों का मानवीकरण करते हुए कहते हैं, जिस तरह बच्चे होते हैं ना, बचपन में खूब हंसते हैं, खेलते हैं, है ना, नाचते कूदते हंसते खेलते बड़े हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बड़े होते हैं तो उनके अंदर समझ आ जाती है तो वो भी गंभीर और शांत हो जाते हैं। तो उसी तरह नदियाँ भी क्या होती है? छोटी छोटी होती है। यानी हिमालय को यहाँ पर नदियों का पिता बताया गया है, तो वो उनकी क्या है? बेटियाँ हैं। और बेटियाँ बचपन में जिस तरीके से हंसती खेलती हैं माँ बाप के घर में, उसी तरह ये नदियाँ भी हिमालय की गोद में हंसती खेलती हैं, और जैसे ही समतल मैदान में जाती हैं तो क्या हो जाती है? शांत और गंभीर हो जाती है। किसी लड़की को जब देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना इन बेटियों की बाल लीला देखकर होता है। यानी कवि यहाँ पर कहता है, किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, यानी किसी बालिका को जब वो देखते हैं, या किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, यानी किसी फूलों की कली या लड़की पर उनका ध्यान अटक जाता है, तो उनको देखकर भी उनको इतना आश्चर्यचकित नहीं होता, कौतूहल इतनी उत्सुकता नहीं होती जितनी क्या होती है इनको देखकर। उनको जानने की इच्छा इतनी, जैसे लड़की को देखता है तो भी नहीं होती, और फूल कलियों को देखता है तो भी इतनी उत्सुकता या जानने की इच्छा उनकी नहीं होती, इतना आश्चर्य नहीं होता है जितना उनको क्या देखता है? पर्वत से बहने वाली नदियों को देखकर उनके मन में आश्चर्य जागृत हो जाता है, और उनकी बाल लीला देखकर वो अचंभित रह जाते, आश्चर्यचकित रह जाते कि ये जब पहाड़ों से निकलती हैं तो किस तरीके से हंसते कूदते हुए उछलते हुए निकलती हैं, और जैसे ही समतल मैदान में जाती है तो कितनी शांत और गंभीर हो जाती हैं। ये क्या है? यहाँ पर नदियों की बाल लीला देखकर कवि क्या हो जाते हैं? आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अगला है, कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? यानी अब कवि मन के अंदर सोचते हैं कि कहाँ ये भागी जा रही है, यानी ये भागी जा रही है पर्वतों से बहकर, कहाँ ये भागी जा रही है? इनका लक्ष्य कौन सा है? इनकी मंजिल कौन सी है? जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है, यानी ये किससे मिलने के लिए अधीर है? ये क्यों व्याकुल होकर आगे से आगे बहती जा रही है? इनकी मंजिल कौन सी है? इनका उद्देश्य क्या है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? यानी यहाँ पर कवि कहता है अपने महान पिता यहाँ पर कौन है? हिमालय। तो कवि कहता है ये हिमालय के विराट हृदय में इनकी जगह नहीं है, यानी ये हिमालय इतना इनको प्यार देता है,
फिर भी इनका हृदय अतृप्त है, यानी फिर भी इनका हृदय क्या है, अतृप्त, यानी अभी भी ये क्या है, प्यासी है। पता नहीं हिमालय का इतना सारा प्यार और स्नेह पाकर भी इनको किस बात की लालसा है, इनको आगे बहकर कहाँ जाना है, अभी तक प्यासी क्यों है, इनकी मंजिल कौन सी है। अतृप्त यानी ये अभी प्यासी कौन सी है, ये पूरी तरह से हिमालय का प्यार पाकर भी ये नदियाँ संतुष्ट क्यों नहीं है। वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा, यानी कवि सोचता है ये आगे से आगे बढ़ी जा रही है, हिमालय इनकी प्यास नहीं मिटा सका तो वह कौन होगा जो इन नदियों की प्यास मिटाएगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियाँ, बदुर आदित्यकाय सरसब्ज उपत्यकाय, ऐसा ही इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल जैसे जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता। यानी कवि यहाँ पर कहता है बंधी हुई गहरी घाटियों से और आदित्यकाय यानी यहाँ पर जो हिमालय पे बर्फ से ढकी हुई गुफाएं बनी हुई है उनसे, सरसब्ज यानी हरी भरी हरियाली से, उपत्यकाय यानी ये जो घाटियाँ बनी हुई है इनसे गुजर कर ये क्या कहाँ जाती हैं, आगे आगे ये देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केले जैसे जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। यानी ये बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों से बहते हुए, जो यहाँ पर हरियाली होती है पहाड़ों पर, उससे बहते हुए, और यहाँ पर जो अलग अलग तरह की बर्फ की गुफाएं, घाटियाँ वगैरह, इन सब को पार करके जब ये नीचे जाती है समतल मैदान में, तो ये कहाँ जाती है, जरा दूर निकल जाती है। कहाँ जाती है, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बात याद करने का मौका मिल जाए। यानी ये जो नदियाँ होती है, आपको पता है पहाड़ों से जब बहती है तो अलग अलग धाराओं में बहती है, सारी नदियाँ अलग अलग होती है, लेकिन जैसे ही ये इन जंगलों में जाती है तो कहीं न कहीं ये नदियाँ एक दूसरे से मिल जाती हैं और वहाँ मिलकर ये क्या करती हैं, इनको अपनी बीती बातें याद आती हैं। जिस तरीके से आपको पता हो तो जब पिता के घर बेटियां रहती हैं तब तक तो खूब उछलती कूदती नाचती गाती है, और जब वो अपने ससुराल चली जाती है और कहीं वह वापस जाकर जब बहनें वापस मिलती हैं तो कुछ न कुछ अपनी बीती बातें, बचपन की बातें याद करती है। तो उसी तरह ये नदियाँ भी क्या करती है, इन जंगलों में जाकर यदि जब मिलती है तो इनको अपनी बीती बातें, कौन सी बीती बातें, जब ये हिमालय की पहाड़ियों से निकल रही थी, अपने पिता के घर से निकल रही थी, तो जब ये बहनें वापस मिलती है तो इनको क्या लगता है कि इन जंगलों में ये जब मिलती है तो इन्हें क्या लगता है कि ये इनके बचपन की बातें याद कर रही हो। अगला, कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, कौन जाने। यानी कवि यहाँ पर हिमालय का मानवीकरण करते हुए कह रहे हैं कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। यानी आपको पता है नटखट बेटियां, यानी जो नदियां यहाँ से निकलती थी तो वो चंचल और उछल कूद करती हुई जाती थी, तो हिमालय यहाँ पे पिता के रूप में है। तो आपको पता ही है जब बेटियां घर से निकलकर बाहर चली जाती हैं या ससुराल चली जाती है तो पिता को पीछे क्या होती है, उनकी चिंता होने लगती है ना। चिंता यानी पिता उनके लिए हमेशा परेशान रहता है। तो उसी तरह कवि यहाँ पर कहता है बुढ़ा हिमालय, हिमालय क्या हो गया, बुढ़ा हो गया, क्योंकि वो बहुत पुराना है। इनकी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता है, यानी इस हिमालय उस बेटियों के पिता की तरह हिमालय भी अपनी इस नदी रूपी बेटियों के लिए क्या रहता है, परेशान रहता है। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उसके पास और कुछ रखा ही क्या है। यानी उनकी बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछे तो उत्तर में विराट, क्योंकि भारत के उत्तर में ही हिमालय पर्वत स्थित है, तो वो क्या कहता, बिल्कुल मौन खड़ा रहता है। उसको क्या है, अपने बेटियों की चिंता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, झेलम, काबुल को कुंभा भी कहा जाता है, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र क्या है, ये दोनों बहुत बड़ी नदियां हैं। इनका उद्गम कहाँ से हुआ है, दोनों तिब्बत के मानसरोवर के निकट से। तो वहाँ पे ये दोनों नाम सुनते ही क्या होता है, आगे
रावी, सतलुज, व्यास, यानी अपन सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम लेते हैं तो इनकी सहायक नदियों के नाम भी साथ साथ में आ जाते हैं, यानी ये सारी क्या है, बहनें हैं। और छोटी बड़ी सभी बेटियों आंखों के सामने नाचने लगती हिमालय की, यानी ये सारी क्या है, हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है, यानी हम सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम ले तो इनकी सहायक नदियां भी हमारे सामने नाचने लगती है, यानी उनकी भी हमें याद आ जाती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ भी नहीं है, यानी वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों वास्तव में कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। यानी यहाँ पर कवि कहता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय पे जो बर्फ जमी हुई होती है उस बर्फ की एक एक बूंद से सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण हुआ है, और ये महानदों के रूप में कहाँ जाकर मिलती हैं, समुद्र की ओर प्रवाहित हो जाती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यानी कवि कहता है हिमालय कितना सौभाग्यशाली है जिनको क्या मिला, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, यानी उनको वहाँ से निकलने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही अब यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसा खेला करती है। यानी कवि यहाँ पर कहता है जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा है तो उनके मन में ये बात आ ही नहीं सकती कि हिमालय जो एक पिता के रूप में है और नदियाँ इन पर किस तरीके से खेलती है और अपनी चंचलता दिखाती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। यानी यहाँ पर कवि कहता है माँ बाप की गोद में, माँ बाप कौन है, यहाँ पर हिमालय है, उसके नंग धड़ंग होकर खेलने वाली बालिकाओं का रूप, यानी जैसे माँ बाप के घर बेटियां नंग धड़ंग होकर चंचलता से उछलती है, खेलती है, उसी तरीके से नदियां भी हिमालय पर इसी तरीके से बचपन में उछलती हुई खेलती हुई आगे बढ़ती हैं। पहाड़ी आदमियों को इसके लिए आकर्षक भले ना हो, यानी पहाड़ी आदमी यानी जो लोग हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं उनको ये आकर्षित भले ही ना करे, उनके लिए आश्चर्य की बात हो या ना हो, लेकिन कवि के लिए ये बहुत आश्चर्य की बात है क्योंकि वो पहली बार पहाड़ी इलाके में जाता है और वहाँ पर नदियों का ये रूप देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। तो वो कहता है मुझे तो ये नदियाँ बहुत लुभावनी लगी। यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए तो आम बात है, जो पहाड़ी इलाके में रहते वो तो रोज देखते, तो उनको देखने में कोई आश्चर्यचकित नहीं होता, लेकिन नदी के इस पहाड़ी इलाके में आकर नदियों के इस रूप को देखकर कवि क्या हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है और ये जो नदियां हैं उनको बहुत लुभावनी यानी अच्छी लगती हैं, प्रतीत होती हैं और बहुत मन को मोहने वाली, लुभावना यानी उनके मन को मोहने वाली लगती हैं। वह इस रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। अब कवि कहता है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कहाँ जाकर मिलती हैं, समुद्र में जाकर मिलती हैं। तो कवि यहाँ क्या कहता है, समुद्र का ससुर कौन है, हिमालय, यानी हिमालय की बेटियाँ हिमालय से निकलकर समुद्र कौन है, उन बेटियों का पति, तो वो उनको दामाद कहने में उसको बिल्कुल भी झिझक नहीं होती। यानी इन नदियों का लक्ष्य क्या है, जाकर समुद्र से मिलना। तो समुद्र क्या हो गया यहाँ पर, हिमालय का दामाद, और बेटियां कौन है यहाँ पर, नदियाँ, यानी हिमालय की बेटियां जाकर अपने पति समुद्र से मिलती हैं तो क्या होता है, उनका संगम हो जाता है। आगे कालिदास के वरही यक्ष ने अपने मेघदूत में कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी ये प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यानी यहाँ पर नागार्जुन ने कालिदास जो कि संस्कृत के महान कवि हैं उनका वर्णन किया है, जिन्होंने कालिदास ने भी बहुत सारी संस्कृत में
काव्य रचनाएं की, जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम इनकी प्रसिद्ध रचना है, मेघदूत, ये कुमार संवत, ये सारी क्या है कालिदास की रचनाएं हैं। इसमें यहाँ पर मेघदूत जो काव्य संग्रह है उसका वर्णन दे रखा है। होता क्या है, इसमें एक यक्ष अपनी यक्षिणी को मेघ के द्वारा संदेश पहुंचाना चाहता है, यानी मेघ यहाँ पर है बादल, बादल को क्या बनाता है, दूत बनाता है। ये मेघदूत एक दूत काव्य ही है। तो यक्ष क्या करता है, अपनी यक्षिणी को संदेश भेजता है, किसके द्वारा, मेघ के द्वारा, बादल के द्वारा। लेकिन उसे क्या कहता है, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना है। वेत्रवती यानी रास्ते में तुझे बेतवा नदी मिलेगी, उसे प्रेम का प्रतिदान देते जाना, यानी उस पर अपने मेघ, अपने वर्षा का जल बरसाते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। बेतवा नदी जो है बादलों के पानी को पाकर बड़ी खुश होगी, ये कहता है कालिदास के मेघदूत काव्य में। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई, यानी इन चंचल नदियों को देखकर कवि को क्या आ जाती है, कालिदास का जो मेघदूत काव्य संग्रह था वह याद आ गया, जिसके अंदर क्या कहता है कालिदास यक्ष के माध्यम से कहते हैं उस रचना के अंदर कि यक्ष कहता है मेघदूत को कि तुम मेरे दूत बनकर जाओ और मेरी यक्षिणी को मेरा संदेश देकर आओ, लेकिन तुम्हें रास्ते में बेतवा नदी मिलेगी, उसे, वो कौन है, तुम्हारी प्रेमिका है, तो उसे भी तृप्त करते जाना, उसे क्या करते जाना, संतुष्ट करते जाना, यानी अपने वर्षा का जल उस पर बरसा कर जाना। और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था, यानी कवि कहता है मैं ही नहीं, इतने महान कवि कालिदास को भी नदियाँ जो थी वो अच्छी लगती थी, उनको भी इनका ये लुभावना रूप कैसा लगता था, सुंदर और अच्छा लगता था। सचेतन यानी उनके अंदर चेतना है, यानी नदियाँ कैसी है, सजीव है, निर्जीव नहीं है। सचेतन यानी चेतना सहित, नदियों के अंदर जो चेतना का जो रूप है वो कालिदास को भी कैसा लगा था, अच्छा लगा था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ियों, घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखा होगा वही इसी नतीजे पर पहुंचेगा, यानी कवि यहाँ पर कहता है दरअसल जो भी नदियों को पहाड़ियों और घाटियों, कवि कहता है यहाँ पर जुदा जुदा यानी अलग अलग, यानी इस नतीजे पर वो ही कवि पहुंच पाएगा जिसने कवियों को घाटियों में बहते हुए भी देखा है और मैदानों में भी बैठते हुए भी देखा है, यानी जिसने नदियों के अलग अलग रूप को देखा है वही इन नदियों का मानवीकरण कर सकता है और इनकी सजीवता बता सकता है। आगे हैं काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। यहाँ पर कवि ने एक जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे काका कालेलकर जी, उनका भी छोटा सा वर्णन दिया है। काका कालेलकर जी दत्तात्रेय बालकृष्ण नाम था इनका, और ये क्या है, नदियों को क्या कहते हैं, लोक माता। लोक माता मतलब हम सबकी जननी, आपको पता ही है नदियाँ लोक की माता है, हम सबकी माता है। और बड़ी बड़ी सभ्यता भी नदी किनारे ही हुई और बिना पानी के सब कुछ क्या है, व्यर्थ हैं। तो यहाँ पर काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। कवि बीच में काका कालेलकर का वर्णन करता है जो कि एक स्वतंत्रता संग्रामी भी थे, पत्रकार भी थे और अच्छे शिक्षा शास्त्री भी थे। उनका वर्णन करते हुए कहता है कि उन्होंने भी क्या कहा है, नदियाँ क्या है, लोक माता है, हम सब जनता की क्या है, माता है, क्योंकि बिना जल के जीवन संभव नहीं है और हमें पानी किसके माध्यम से मिलता है, नदियों के माध्यम से। इसलिए काका कालेलकर जी ने नदियों को क्या कहा, लोक माता। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है, यानी कवि यहाँ पर कहता है कि माता बनने से पहले, यानी माता तो ये आगे जाकर बनेगी, पहले हम इनको जहाँ से ये निकलती है नदियाँ, उनको हम बचपन में बेटियों के रूप में देख ले तो उसमें क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, यानी कवि कहता है और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करे तो कैसा रहेगा, यानी कवि कहता है पहले तो उसने बेटियों को क्या देख लिया, नदियों को बेटियों के रूप में, और आगे जाकर क्या कहता है, इन्हीं से हम प्रेयसी यानी प्रेमिका का भावना करे तो भी कैसा रहेगा, यानी नदियों को हम अपनी प्रेमिका मान ले तो भी कैसा रहेगा। वो पूछता है ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, यानी ममता का एक और धागा है
जिसे हम इस नदियों के साथ जोड़ सकते हैं। इन्हें बेटियां भी बना सकते हैं, इन्हें अपनी प्रेमिका भी बना सकते हैं। और एक और कौन सा धागा है जिसके साथ कवि जोड़ना चाहता है? बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, यानी कवि यहाँ पर कहता है बहन का स्थान भी बहुत सारे कवियों ने नदियों को अपनी बहनों का स्थान भी दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, यानी कवि की भी भावना होती है कि क्या नदियों को क्या बना ले, अपनी बहनें बना ले। तो थोलीड यानी तिब्बत की बात है। थोलीड यहाँ पर तिब्बत यानी कवि तिब्बत में है, और सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है इनका उद्गम स्थान भी मानसरोवर तिब्बत से ही है। थोलीड तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, यानी उनका मन क्या हो गया था? व्याकुल हो गया था, मन बेचैन होने लगा, यानी उसका मन नहीं लग रहा था। तबीयत ढीली थी, यानी वो कमजोर महसूस कर रहे थे अपने आप को। सतलज के किनारे जरा जाकर बैठ गए, यानी जब वो उनका मन उचट गया, मन नहीं लग रहा था घर पे, तो उन्होंने क्या किया? सतलुज नदी के किनारे जाकर वह बैठ गए। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में, यानी वो सतलुज नदी के अंदर अपने पैर लटकाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, यानी प्रगतिशील यानी लगातार बहता हुआ जल ने उनके पांवों पर क्या डाला? असर डाला, यानी उनके पांव पानी में थोड़े थोड़े भीग रहे थे। तो प्रगतिशील यानी हमेशा बहता हुआ पानी, उनके उस जल ने उन पर क्या डाला? असर डाला। आगे बढ़ने वाले जल ने उस पर क्या डाला? असर डाला। तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने, यानी जब वो मन उनका अशांत हो जाता है, मन उचट जाता है, तो वो क्या करते हैं? सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं, और वहाँ पर बहता हुआ जल उनके पैरों को छूकर निकलता है, तो उनका मन क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, और उनको अच्छा लगने लगता है। तो उनके मन में कवि है, वहाँ पे बैठे गुनगुनाने लगे। उनके मन में सतलुज नदी के प्रति एक बैठे बैठे एक कविता बना ली और गुनगुनाने लगे। क्या कहते हैं कवि? जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, यानी कवि यहाँ पर कहता है जय हो सतलुज नदी बहन तुम्हारी, यानी तुम मेरी बहन हो। हे सतलुज नदी तुम्हारी क्या हो? जय हो। क्यों? तुमने क्या कर दिया? मेरे मन को शांत कर दिया। लीला अचरज बहन तुम्हारी, यानी नदियों की लीला अपरंपार है। तुम्हारी लीला क्या है? आश्चर्यचकित करने वाली है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, यानी तुम्हारे यहाँ आकर मेरा मन मुदित यानी क्या हो गया? खुश हो गया। हटा खुमारी, हटा खुमारी मतलब मेरे जो दुख दर्द कष्ट थे मन के अंदर, वो सारे क्या गए? यहाँ दूर हो गए। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, यानी मैं तुम पर क्या जाऊं? बलिहारी, मैं वारी वारी जाऊं तुम पर। किस पर? सतलुज नदी पर, यानी वो उसको धन्यवाद दे रहा है। तुम बेटी ये बाप हिमालय, वो कहता है तुम किसकी बेटी हो? हिमालय की। तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, चिंतित है पर चुपचाप और शांत अवस्था में खड़ा है। कौन? हिमालय। प्रकृति नदी के चित्रित पट पर, यानी प्रकृति नदी के चित्रित पट पर, यहाँ पर क्या है? प्रकृति को रचने वाले इस चित्रित पट पर क्या है? अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, यानी इस प्रकृति को रचने वाले भगवान। नट कौन है यहाँ पर? प्रकृति को किसने रचा है? भगवान ने। जिन्होंने ये भगवान ने कहा, उस भगवान ने इस हिमालय को क्या दिया है? अनुपम और अद्भुत, यानी ये सबसे अनोखा है, बिल्कुल निराला है छाप हिमालय ये, यानी ये सबसे अच्छी छाप है हिमालय की इस पृथ्वी पर। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, यहाँ पर कवि कहता है हे सतलुज नदी तुम मेरी बहन हो, तुम्हारी सदा जय हो। ये हो गया अपने कक्षा 7 का पाठ 3 हिमालय की बेटियां पूरा। धन्यवाद।